हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 टीवीएस अपाचे आरटीआर 182B विथ राइड मोड्स। लेकिन इसमें खास क्या है, आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पूछा था अबाउट द OBD2 मॉडल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो OBD2 है, OBD2 ए डिस्क बोलकर यहाँ पर लिखी गई है, तो ये इसलिए खास है क्योंकि अभी ये OBD2 अपडेट के साथ यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल है। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। क्या चेंज हुई है, प्राइस, माइलेज, फीचर, स्पेसिफिकेशन के बारे में तो बात करने ही वाले हैं। चलाते वक्त क्या इसके एक्सेलरेशन में, वाइब्रेशन में, स्टेबिलिटी में क्या कुछ चेंज हुई है, नहीं हुई है, सब कुछ मैं आप लोगों तक जो मैं फील करने वाला हूँ डायरेक्टली पहुंचाऊंगा। और साथ ही वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। मैं आप लोगों से वादा करता हूं वीडियो के अंत तक आप लोगों को यह भी समझ में आ जाएगा कि बाइक खरीदना आप लोगों के लिए 2023 में कितना ज़्यादा सही हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बाइक की एक छोटी सी वॉक अराउंड देना चाहूँगा ताकि बता सकूँ यहाँ पर आप लोगों को मिल क्या क्या रही है। OBD2 अपडेट के अलावा आप लोगों को यहाँ पर खास वैसे और बहुत ज़्यादा कोई चेंज देखने में नहीं मिल रही है। सिर्फ एक स्टिकर है जो आप लोगों को पीछे OBD2 हिसाब से देखने को मिल जाती है। उसके अलावा एक अंदरूनी चेंज है जो आप लोगों को यहाँ पर इसके इनसाइड में देखने को मिलती है, वो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स। आप कह सकते हैं थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, ECU, या फिर आप कह सकते हैं और भी कई सारी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ पर कंपनी ने कंप्लीटली चेंज कर दिया ताकि इसको और ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं BS6 फेज 2 जो एमिशन नॉर्म्स उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्टली कंप्लाई किया जा सके और एमिशन को कम किया जा सके। साथ ही यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसको तो हम टेस्ट करने ही वाले हैं कि कितना ज़्यादा सही हुई है और क्या वाइब्रेशन आपको अभी भी मिल रही है। ये सबसे मेन मुद्दा रहेगा आज की वीडियो का जो राइड रिव्यू मैं करने वाला हूँ। बाकी मैं बता दूँ, देखिए की जैसे आप लोगों को पहले मिला करती थी वही मिल रही है, कोई चेंज नहीं है। आप अगर इसको ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर ये जो ऑलरेडी हेडलैम्प है जो कि आप लोग को यहाँ पर DRL के साथ मिल रही है वो आप लोग को यहाँ पर जलती हुई दिखती है। और जैसे आप इसकी इग्निशन ऑन करते हैं, हाई बीम लो बीम भी आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। पूरी तरीके से LED हेडलैम्प का सेटअप है। टिंटेड आप लोग को वाइजर मिल रही है ट्राई कलर की हल्का टच के साथ। और नॉन फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर मडगार्ड आप लोगों को फाइबर की देखने को मिल रही है। 90/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और साथ ही यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को सेफ्टी बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को ये सुपर मोटो ABS या फिर आप कह सकते हैं सिंगल चैनल ABS देखने में मिल जाती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों को 270 mm की पेट्रोल डिस्क देखने को मिल रही है जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक आप लोगों को अभी भी सेम ही देखने में मिलती है। बाकी यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँ तो उससे पहले बता दूँ 3 मोड मिलती है, स्पोर्ट, अर्बन और रेन मोड। स्पोर्ट मोड में आप लोगों को मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। जैसे आप रेन अर्बन मोड में आते हैं हल्की सी पावर टॉर्क घट जाती है ताकि वहां पर माइलेज को बढ़ाया जा सके। और स्पेसिफिक रेन मोड में आप लोगों को अगर आप मतलब स्विच करके चलाते हैं तो वहां पे जो ब्रेकिंग है या फिर आप कह सकते हो जो ABS है सबसे ज़्यादा इंक्लूड करती है ताकि बारिश के टाइम पे भी अगर आप चला रहे हैं तो फिसलने का डर ब्रेकिंग की वजह से ना हो। अब मैं बता दूं यहाँ पर आप लोगों को 177.4 cc SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलती है। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, क्या ये E20 आप कह सकते हैं कि मतलब कंपैटिबल है, तो अभी तक यहाँ पर कुछ स्टिकरिंग वगैरह नहीं है तो मैं स्पष्ट रूप से आपको नहीं बता सकता हूँ कि ये E20 के साथ कंपैटिबल है या नहीं। बाकी अगर E20 के साथ कंपैटिबल अगर बाइक शोरूम में अवेलेबल होती है तो उसकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को मैक्स पावर 17.13 PS तक की मिलेगी और 15.5 न्यूटन तक की मैक्स टॉर्क आपको देखने को मिलेगी। अगेन मैं बता दूँ अर्बन और रेन मोड में हल्की हल्की पावर और टॉर्क घटेगी। अब रियर सेक्शन पर चलने से पहले मैं आप लोगों के साथ इसकी जो ये एग्जॉस्ट साउंड है वो भी शेयर कर लूँ। एक बात तो है दोस्तों कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसियर साउंड आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्रोम मफलर है, कवर है, वो भी यहाँ पर RTR बैजिंग के साथ बिल्कुल आ रही है। रियर सेक्शन में भी वैसे कोई चीज़ नहीं हुई है। 120/70 सेक्शन के टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और ये 200 mm की यहाँ पर ये जो पेट्रोल डिस्क है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो मोनोटिव इन्वर्टेड गैस फील्ड शॉक विद स्प्रिंग एड सस्पेंशन दोनों ही साइड में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। यहाँ पर लेडीज़ फुटरेस्ट है और साड़ी गार्ड भी देखने को मिलती है। ओपन चेन है तो थोड़ा सा आपको इसकी मेंटेनेंस पे ध्यान लगाना होगा ताकि परफॉर्मेंस और इस लाइफ दोनों ही सही रहे। सिंगल स्टैंड है, मेन स्टैंड है और सिंगल स्टैंड या फिर आप कह सकते हैं साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर भी आपको देखने में मिल रही है जिसको आगे हम लोग बिल्कुल टेस्ट करने वाले हैं। साथ ही मैं बता दूं यहाँ पर आप लोगों को स्टडी क्रैश गार्ड मिल रही है 5 स्पीड गियर बॉक्स इंजन के साथ। 12 लीटर की टैंक मिल रही है और करीबन आप यहाँ पर 40 से 42 किलोमीटर पर लीटर तक की जो माइलेज है वो भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 180 mm के आप लोगों को यहाँ पर जो क्लास लीडिंग ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी देखने को मिलती है। और वेट अगर आप देख रहे हैं इसमें कोई चेंज नहीं हुई है।
है। यहाँ पर आप लोगों को पहले की तरह 140 किलो कम की ही जो वेट है वो देखने में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बाइक के बारे में तो बता दिया है। हैंडल बार की अगर बारे में बात करी जाए तो जैसे पहले मिला करती थी क्लिप ऑन हैंडल बार वही मिल रही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, या फिर आप कह सकते हैं अगर आप ब्लूटूथ को मतलब अगर आप कंसोल के साथ जोड़ते हैं, मतलब स्मार्ट कनेक्ट ऐप को अगर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके अगर ब्लूटूथ के सारे कंसोल को जोड़ते हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। मैं बता दूं पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, देन यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स, देन हॉर्न डिसेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड मैं नहीं कहूँगा। ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए आई बटन का स्विच यहाँ पर दिया गया है। राइट साइड में आप लोगों को ये इंजन किल स्विच, मोड को चेंज करने के लिए बटन यहाँ पर दी गई है, और नीचे है इंजन को ऑन करने का स्विच। तो दोस्तों पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को बाइक के बारे में बता दिया है। मैं बता दूं 180 सीसी सेगमेंट में अगर आप आते हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को कोई बाइक देखने में नहीं मिलती है। पहले पल्सर 180 आती थी, उसको कंपनी ने भी डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो हाँ, अभी एक ही कॉम्पिटिटर बनती है जो कि है हॉर्नेट, ठीक है। बाकी कंक्लूजन के टाइम पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हॉर्नेट के साथ अगर कंपेरिजन किया जाए तो बाइक खरीदना आप लोगों के लिए 2023 में कितना ज़्यादा सही हो सकता है। नहीं दोस्तों, अभी इसका जो राइड रिव्यू उसको भी करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट गियर, और जैसे हर वीडियो में मैं करके बताता हूँ, ये देखिए सेकंड गियर, ओह माय गॉड, थर्ड गियर तक भी आपको इतना अच्छा रिस्पांस या फिर आप कह सकते हैं पुल निकाल कर दे रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 17.13 PS की जो पावर है, यहाँ फिर आप कह सकते हैं 15.5 न्यूटन मीटर तक की जो टॉर्क आपको मिल रही है वो आपको बिल्कुल समझा रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा बढ़ाकर पेपरों में लिख दिया गया है और वो मतलब चलाने भर में समझ में नहीं आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इनिशियल में आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। 2V मॉडलों में ना देखिए 164V या फिर 204V वहाँ पर वाइब्रेशन बहुत कम है, लेकिन 2V जो मॉडल थी ना वहाँ पर थोड़ा बहुत जो वाइब्रेशन है वो देखने को मिला करती थी। लेकिन जब ये OBD2 मॉडल जब आप देख रहे हैं ना तो इसमें वाइब्रेशन भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। बाकी जब इसके एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे तब यहाँ पर ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे अबाउट मतलब वाइब्रेशन आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल है ये मैं कह सकता हूँ। और वहीं अगर मैं आप लोगों को सीट के बारे में बताऊँ तो 790 mm की जो सीट हाइट है, जब आप बैठ रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊंची है, और थोड़ी सी सीट दब भी रही है। तो आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल सीट भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे वो राइडर हो चाहे वो पिलियन हो। स्पेस भी है काफ़ी, ताकि बैठने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और पिलियन को पकड़ के बैठने के लिए पीछे ग्रैब हैंडल भी दिया गया, तो वैसे आप लोग को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। और अगर मैं आप लोग को क्लच बताऊँ ना तो क्लच मतलब आप कह सकते हैं लाइटर या फिर कह सकते हैं ऑन द मिड साइड है, बहुत ज़्यादा आपको फटीग भी फील नहीं होगी अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पर जा रहे हैं, बिकॉज 180 सीसी की गाड़ी है, टू बी प्रिसाइज 177.4 सीसी, बट 180 सीसी की सेगमेंट में आ रही है। और लॉन्ग राइड्स आप इसके साथ प्लान बिल्कुल करने ही वाले हैं अगर आप इसको खरीद भी रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको क्लच की वजह से कोई फटीग वगैरह महसूस यहाँ पर नहीं होगी। और वहीं अगर मैं आप लोगों को अपना ये पैर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी रियर फिटेड है। अब देखिए ये जो बाइक है ना, इसमें आप लोगों को दोनों चीज़ मिलती है। आपको एक अच्छा कम्यूटिंग सेंस भी मिलता है, आपको कंफर्टेबल कम्यूटिंग भी मिलती है, साथ ही आप लोगों को वो थोड़ी सी जो स्पोर्टी स्टैंड है, वो जो स्पोर्टी राइडर पोजीशन है वो भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो दोनों साथ में मिलती है ना, तो चलाने में और ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आ जाता है। स्पोर्टी फील भी मिलती है, साथ ही एक अच्छा कम्यूटिंग मतलब आप कह सकते हैं कि पॉस्चर भी मिल जाता है, तो सब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड बन जाती है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो अगर मैं इंजन स्पेसिफिक इतनी ज़्यादा बात कर ही रहा हूँ तो ये भी बता दूँ कि जब आप गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं ना तो मक्खन जैसी गियर शिफ्ट हो रही है, बिल्कुल मक्खन जैसी। वो टक से साउंड भी आपको कभी कभी शायद ही मिल रही है, मतलब इतना ज़्यादा मक्खन जैसी मतलब यहाँ पर शिफ्टिंग होती है ना कि क्या ही बताऊँ, मज़ा आ जाता है। और चलिए अब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो कर लेते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों ने 0 to 60 देख लिया है, now it's time for 0 to 100, और इसने ये 100 भी अचीव कर लिया। दो तीन बात यहाँ पर जानने लायक है दोस्तों, मतलब जब आप 95 तक जा रहे हैं उसके बाद हल्का सा जो है ना वो वाइब्रेशन आप लोगों को फुटपेक्स पर समझ में आ रही है। लेकिन एक बात है, वाइब्रेशन इज़ वेरी मच कंट्रोल्ड। 2V मॉडल में इतना ज़्यादा वाइब्रेशन कंट्रोल्ड मैंने पहले नहीं देखा था। 164V मॉडल में तो वाइब्रेशन कम थी, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना तो इट्स टू मच कंट्रोल्ड। 180 मॉडल में मतलब 2V मॉडल्स में इतना ज़्यादा कंट्रोल लाजवाब है। OBD2 मॉडल में मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि बहुत हद तक इसकी जो वाइब्रेशन है उसको भी कंट्रोल कर लिया है कंपनी ने। साथ ही मैं बता दूं स्टेबिलिटी का नो इशू, मतलब ये करीबन आप कह सकते हैं कि 128 130 तक भी जा सकती है, तो वहाँ पर भी स्टेबिलिटी का कोई इशू फील नहीं होता है। और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड में कहूँगा 70 से 80 के बीच में रखिए। अब देखिए माइलेज वहाँ पर थोड़ी सी घटेगी आपको, अराउंड मतलब वहाँ पर भी आप 35 किलोमीटर तक की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप नॉर्मली देखते हैं 60-70 के बीच में अगर आप चलाते हैं 50 से 70 के बीच में, तो आपको करीबन वहाँ पर एटलीस्ट 40-42 किलोमीटर तक की माइलेज भी आप वहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही है इसकी GTT टेक्नोलॉजी। मैं पहले इसको थर्ड गियर पर डाल देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर थ्रॉटल छोड़ दिया है, मैंने यहाँ पर क्लच छोड़ दिया है, गियर वगैरह का इस्तेमाल नहीं हो रही है, लेकिन देखिए फिर भी 16-17 तक की
स्पीड ले रही है और आगे बढ़ रही है। और चलिए अब इसको 5th गियर पर शिफ्ट करते हैं। ये 4th गियर और ये हो गई 5th गियर। और अब देखिए मैं हल्की सी यहाँ पर जो थ्रॉटल और जो क्लच है मैंने रिलीज़ कर दिया। अब देखिए 25 तक की स्पीड ले रहा है और काफ़ी आगे ये ज़्यादा मतलब स्पीड के साथ बढ़ रही है। तो गियर के हिसाब से ना ये हेल्प करती है आपको। आप मान के चलिए आप ट्रैफिक पर हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करना होता है, तो उस टाइम क्या होता है आपकी जो बाइक की माइलेज है वो गिर जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर GTD भी डाली हुई है, ताकि कोई भी गियर पर आप है उस गियर के हिसाब से आपको क्लच थ्रॉटल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उस गियर के हिसाब से अपने आप गाड़ी आगे बढ़ेगी, ताकि यहाँ पर जो माइलेज उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन किया जा सके। और दोस्तों अब एक्सीलरेशन टेस्ट के बाद इसकी जो ब्रेक टेस्ट है वो भी करना बनता है। सिंगल चैनल ABS के साथ आपको यहाँ पर मिल रही है। पहले हम लोग फ्रंट ब्रेक को चेक करेंगे, देन रियर ब्रेक को, देन दोनों को साथ में करेंगे। सारी चीज़ों को हम लोग स्पीड ऑफ 60 करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो फ्रंट ब्रेक है उसको टेस्ट करते हैं। सेम है द स्पीड ऑफ 60 एंड ब्रेक अप्लाइड। बाकी हम लोग यहाँ पर 63 तक आ चुके थे। आप लोगों ने देखा है मतलब 60 से 0 तक आने में इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है। अब मैं ये कह सकता हूँ ना कि आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आई डोंट नो वाई, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आज। और ये मैं कह सकता हूँ कि 60 से 0 में आने में इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रही है। और एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है, यहाँ पर जो लीवर है ना, यहाँ पर जो मतलब ये ब्रेक का जो लीवर है वो बहुत सॉफ्ट है, तो आपको थोड़ा सा मतलब ज़ोर से पुल करना पड़ रहा है, तभी आप लोग यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है ना, जो फीडबैक आपको बेहतर देखने को मिल रही है। बाकी ये तो मैं कह सकता हूँ 270 mm की जो पेडल डिस्क आगे काफ़ी बेहतरीन काम कर रही है। ब्रेक फीडबैक पुल वगैरह या फिर आप कह सकते हो जो रिस्पॉन्स आपको काफ़ी गजब की देखने को मिलती है। और चलिए अब जो रियर ब्रेक है उसको भी अप्लाई कर देते हैं। सेम एट द स्पीड ऑफ 60 और 64 तक आ चुके हैं। हो ये तो बात बहुत सही है। हाँ देखिए मैं आपको बता दूं, ये 60 से 0 तक आने में काफ़ी इसमें समय लगा है। इससे पता तो ये चल ही जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रोग्रेसिव नेचर की है। लेकिन एक बात है, पीछे 200 mm की आपको डिस्क देखने को मिलती है, बाकी वो भी पेट्रोल डिस्क है, लेकिन वो फिसली नहीं है। बाकी आप सामने देख सकते हैं हल्का फुल्का ये जो मतलब रेत वगैरह है गिरी हुई है, लेकिन फिर भी गाड़ी आपकी फिसली नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया बात हो जाती है। बाकी हाँ प्रोग्रेसिव नेचर की। और चलिए अब पहले रियर को अप्लाई करेंगे, देन साथ में फ्रंट को भी अप्लाई करेंगे। और ये 60 पे हम लोगों ने इसको अप्लाई कर दिया है। ये आप लोगों ने देखा कितना आराम से गाड़ी रुक गई है। तो यही मतलब बिल्कुल सही तरीका होता है गाड़ी को रोकने का। हल्का सा पहले रियर ब्रेक को अप्लाई कीजिए, फ्रैक्शन सेकंड्स के बाद तुरंत ही आप फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर दीजिए। आपको अच्छा ब्रेकिंग भी देखने को मिलेगा, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा, एफिशिएंसी भी आपको ब्रेक की अच्छी मिलेगी। बाकी ओवरऑल कहा जा सकता है कि थोड़ा सा आपको हार्ड यहाँ पर पुल करना पड़ रहा है, लेकिन जो रिस्पॉन्स है चाहे वो फ्रंट हो चाहे रियर हो, या फिर आप दोनों ब्रेक को साथ में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अच्छा ही देखने को मिल रहा है। ब्रेकिंग से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ पहले से क्या भी कोई चेंज हुई है नहीं, मुझे तो नहीं लग रही कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई चेंज हुआ है OBD1 और OBD2 मॉडल में। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बताऊँ ना, तो देखिए चाहे फ्रंट ब्रेक हो मतलब चाहे फ्रंट सस्पेंशन हो चाहे रियर सस्पेंशन हो, आप लोगों को ना ये थोड़ी सी स्टिफर साइड पर देखने को मिलेगी। अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप मतलब इसमें 2 सेंस आपको मिलता है। आपको एक अच्छा कंफर्टेबल क्रूजिंग मतलब आप कह सकते हैं कि जो मतलब एवरीडे राइड अगर आप कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा क्रूजिंग पोजीशन अच्छा चाहिए था, तो वो भी देखने में मिले। साथ ही थोड़ा सा आपको वो स्पोर्टी नेचर भी मिलती है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए इसको मिड साइड पर रखा गया, ताकि ये देखिए अगर आप हल्का फुल्का अगर आप ऐसे थोड़ा बहुत ऑफ रोड पर भी जा रहे हैं, बाकी ऑफ रोड तो ये है नहीं, लेकिन इससे अच्छा ऑफ रोड आपको शहर में मिल ही क्या सकती है, वो भी हाईवे के पास में। तो अगर आप थोड़ा बहुत ऐसे मतलब गड्ढे उड्ढे पे जा रहे हैं तो काफ़ी हद तक ये एब्जॉर्ब कर लेती है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रही। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम ठीक है, अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं, मैंने आपको अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी कॉर्नरिंग भी बता दूँ। ये देखिए जब आप इस तरीके की कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं ना, ये देखिए तो भी आपको यहाँ पर डर नहीं लग रहा है। अब इसमें 2 चीज़ शामिल हो जाती है। एक तो क्या है इसकी टायर, सामने में आप लोगों को 90/90 सेक्शन, पीछे में आप लोगों को 120/70 सेक्शन की टायर, प्लस यहाँ पर ये जो सस्पेंशन है ना वो भी काम कर रही है। वो जो सस्पेंशन से जो फीडबैक मिल रही है, जो स्टिफनेस मिल रही है, उसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप ये जो कॉर्नरिंग वगैरह ये कर पा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सस्पेंशन मतलब अगर आप हल्का फुल्का अगर आप गड्ढों वगैरह पर जा रहे हैं वो भी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है, बहुत ज़्यादा झटका फील नहीं कराएगी। लेकिन हाँ मतलब हार्डकोर आप कह सकते हैं कि ऑफ रोडिंग के लिए बाइक नहीं है। और साथ ही अगर आप हाईवे राइड्स कर रहे हैं या फिर आप टॉप स्पीड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अगर आप मतलब कॉर्नरिंग वगैरह ले रहे हैं, वहाँ पर भी आपको सस्पेंशन बहुत अच्छा फीडबैक निकाल कर देती है। ओवरऑल सस्पेंशन में कहूँगा कि काफ़ी अच्छी है। चाहे आप मतलब थोड़ा बहुत अगर आप गड्ढे पर भी जा रहे हैं वो भी चल जाएगी, सिटी रोड्स में तो आप चला ही सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को मतलब ओवरऑल इसकी हैंडलिंग के बारे में बताऊँ तो ये देखिए 140 किलोग्राम की वेट है, बट क्या ही बताऊं चलाते वक्त आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। ये बहुत बढ़िया बात है। मैंने आपको कहा है कि अगर आप टॉप स्पीड पर भी जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको स्टेबिलिटी में कोई इशू फील नहीं होती। मैंने आपको मतलब एक्सेलरेशन के टेस्ट के टाइम पे कहा था, सस्पेंशन की वजह से आप लोगों को कॉर्नरिंग लेने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और साथ ही यहाँ पर जब मैं ऐसे गाड़ी को जब मैं ऐसे टर्न
हेल दोल भी कर रहा हूँ तो भी मुझे वेट समझ में नहीं आ रही। तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, आपको वेट भी फील नहीं हो रही है। इसमें आपको ईजी क्या होती है ना, मान के चलिए अगर आप सिटी राइड करने, स्टिफ टर्निंग वगैरह अगर आपको लेनी होती है, यू टर्न्स वगैरह करने होते हैं, अगर आपको वेट समझ में आती है ना तो घुमाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मान के चलिए डोमिनार 400 हो गई, डोमिनार 250 हो गई, अगर आप नए नए चलाना सीख रहे हैं ना तो उसमें वो टर्निंग्स वगैरह लेने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वेट की वजह से। तो वो जो सारी चीज़ें ना वो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रही। 180 सीसी की बाइक होते हुए भी आप समझिए जैसे 140 किलोग्राम इसकी वेट है। तो वेट मैनेजमेंट भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से किया, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ओवरऑल हैंडलिंग जो है वो आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी अगर हैंडलिंग की बात हो रही है तो देखिए यहाँ पर जो रियर व्यू मिरर्स है उसमें रियर व्यू भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। थोड़ी सी आप नज़र नीचे कीजिए, स्पीडो ऑडो टैको सब कुछ देखने को मिल रही है। और अगर आप स्मार्ट कनेक्ट ऐप को अगर आप डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में अगर आप ब्लूटूथ के साथ कंसोल को जोड़ते हैं तो अगर आप नए नए रास्तों को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो टर्न बटन नेविगेशन या फिर अगर आप कॉल SMS अलर्ट वगैरह चाहते हैं तो वो भी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें ना वो कंफर्ट में ऐड हो जाती है। और ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कंफर्ट गाड़ी को चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा बिल्कुल आ रहा है। चाहे आप नॉर्मल सिटी राइड कीजिए या फिर आप अगर थोड़ा बहुत स्पीड पे जा रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत गड्ढे पर भी जा रहे हैं, आपको वैसे कोई मतलब बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपका जो सिटिंग पोजीशन है ना वो आपको थोड़ी सी स्पोर्टी फील भी देती है, थोड़ा सा कंफर्टेबल नेचर भी आप लोगों को मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस कराती है। तो वो सबसे बढ़िया बात हो जाती है। और ये मैंने पूरी तरीके से आप लोगों को बाइक के बारे में बता दिया है। और चलिए अब कंक्लूजन पे चलते हैं और बात करते हैं कि 2023 में बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कहां तक सही हो सकता है। और दोस्तों राइड की बात अब करते हैं मुद्दे की बात कि 2023 में बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कहां तक सही हो सकता है, वर्दी हो सकता है। अब देखिए मार्केट में अगर आप देखते हैं पल्सर 180 डिसकंटिन्यू होने के बाद 180 सीसी की जो सेगमेंट है उससे बहुत ज़्यादा गाड़ी आपको अवेलेबल देखने में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं इसको तो आप कंपेयर बिल्कुल कर सकते हैं विद 164V जो कि इसी की एक आप कह सकते हैं कि सिबलिंग है। बाकी हाँ प्राइस आप देखते हैं तो वो भी करीबन आप लोगों को 1-1.5 हज़ार रुपये तक के डिफरेंस में देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ उसमें अगर आप पावर टॉर्क अगर आप देखते हैं, अगर आप पावर डिलीवरी वगैरह देखते हैं तो काफ़ी इसी की तरह आपको समझ में आती है। बाकी हाँ उसकी हैंडलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी वो भी काफ़ी बेहतरीन बाइक है लेकिन वो 160 सीसी में चली जाती है तो उससे डायरेक्ट कंपटीशन इसकी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही अगर आप देखते हैं तो हॉर्नेट इसके बिल्कुल एक मतलब पक्की कॉम्पिटिटर बन सकती है। लेकिन हॉर्नेट में क्या है ना, अगर आप पावर टॉर्क देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन अगर आप सस्पेंशन देखते हैं तो उसमें आपको USD देखने को मिलती है, मोनोशॉक देखने को मिलता है, टायर्स वगैरह वहाँ पर आपको मोटी देखने को मिलती है। और अगर आप चलाकर भी देखेंगे ना तो वहाँ पर हॉर्नेट ना आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी साइड पर लेके चली जाती है और प्राइस भी करीबन आप 15 से 20 हज़ार रुपये वहाँ पर ज़्यादा पे करते हैं। तो अगर आपको होंडा का रिलायबल इंजन चाहिए, आपको अगर अच्छी परफॉर्मेंस वाली स्पोर्टी बाइक चाहिए 180 सीसी सेगमेंट में, आप करीबन मतलब कह सकते हैं कि 1,80,85 हज़ार रुपये तक अगर आप पे करना चाहते हैं तो बिल्कुल हॉर्नेट के साथ जा सकते हैं। बाकी हाँ वहाँ पर अभी तक OBD2 अपडेट कंपनी ने नहीं भेजी है, तो ये से जो सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल हॉर्नेट के साथ जा सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना तो आपको ऐसा कौन से लोग हैं जिनको ये बाइक खरीदनी चाहिए। देखिए आपको 180 सीसी वाली जो मॉडल्स हैं या फिर 180 सीसी से आप लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, आपको थोड़ी सी और ज़्यादा पावर चाहिए और आपको ये भी चाहिए कि आपको RTR ही चाहिए थी, अपाचे चाहिए थी। ठीक है, आपको क्योंकि इसके मॉडल अच्छी लगती है, आपने चलाकर देखा, आपको चलाने में भी सही लगी है। ये भी चाहिए था कि कॉर्नरिंग में आपको मज़ा आना चाहिए, आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलनी चाहिए, स्पोर्टी लुक भी मिलनी चाहिए, एवरीडे कम्यूटिंग के लिए भी आपको बाइक चाहिए, माइलेज भी आपको अच्छी चाहिए। ठीक है, कलर्स वगैरह भी आपको इसकी सही लगती है एंड टॉप ऑफ ऑल आपको मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है क्योंकि ऑयल कूल इंजन है, लिक्विड कूल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आपको मेंटेनेंस पे भी खर्चा इसमें नहीं आने वाला है। और आपकी बजट अराउंड 1,60,000 से 1,62,000 तक में थी, तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक आप लोगों के लिए एक परफेक्ट बाइक बिल्कुल बन सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो थी आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने कोशिश करी है आप लोग को ये बताने की कि बाइक कहाँ तक आप लोगों के लिए 2023 में खरीदना सही होगा थ्रू राइड रिव्यू। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बिल्कुल बताइएगा, बाइक आपको कैसी लगी बिल्कुल नीचे कमेंट पर लिखकर मेंशन कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ बहुत जल्द। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।